हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 19 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के व्याख्यान में हमने जैन योगा के बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर है, उसकी शुरुआत की थी। इससे पहले वाले व्याख्यान में उस चैप्टर का नाम है केंद्र तथा उनकी यंत्र रचना, यानी सेंटर्स एंड देयर मैकेनिज्म। और यहाँ पे सेंटर्स की बात कर रहे हैं, यानी हम मन के खंड 1 के 4 सेंटर्स की बात कर रहे हैं। बाकी सेंटर्स भी हैं लेकिन उनके बारे में डिटेल नहीं, लेकिन 4 खंडों के 4 जो केंद्र हैं खंड 1 के, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने इसके पहले के व्याख्यान में देखा कि उस चैप्टर की शुरुआत वो करते हैं एक काल्पनिक सिचुएशन से, जहाँ पे वो बताते हैं कि एक ऑफिस में एक आदमी बैठा है जो एक क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा होता है। उसके हाथों की उंगलियां क्या होती है, हिलती होती है, पैरों के पैर भी क्या कर रहे हैं, हिला रहे होते हैं। और किसी एक कोने आँख से देखता है वो सामने वाला कोई काम कर रहा है, उसकी तरफ उस कोने से वो देखता है। वो सामने वाला हो सकता है कोई चपरासी जो अपने पेपर्स पे स्टैम्प लगा रहा हो, या कोई सेक्रेटरी हो उसकी जो उसको स्कर्ट को ठीक कर रही हो। और फिर उसने हो सकता है शायद भारी भोजन खाया हुआ हो इससे काम करने से पहले, जब देख रहा है जब भी, या तो फिर वो अपेक्षा कर रहा हो कि उसको भोजन अभी खाना है। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य, उससे संबंधित विचार, ये अलग अलग कार्य करता है, उससे संबंधित विचार उसके मन में उठते रहते हैं। तो वही डॉक्टर सहज जी कहते हैं कि कैसे ये इंसान सक्षम हो सकता है स्पष्ट सोच के लिए, क्योंकि इतने साइमल्टेनियसली विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं, तो स्पष्ट सोच उसकी कैसे हो सकती है। नॉर्मली ऐसे ही चलता है हमारा माइंड कि हम लोग इतने विचारों में उलझे रहते हैं ना, तो स्पष्ट रूप से हम सोच नहीं सकते हैं। एक आम इंसान जो पहले खंड के 4 केंद्रों से खेलता है और जिसके चौथा खंड डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, उसमें अंतर क्या होता है वो बताते हैं इसके बाद। ये खंड 4 वाला को क्या समझता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है और ये जो इंद्रियां हैं वो बहला रही हैं खुद को वस्तुओं की संवेदनाओं। यानी जो खंड 1 से खेलता है वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन खंड 4 वाला जो डेवलप हो चुका है वो सोचता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां आपस में खेल रही है वस्तुओं की संवेदनाओं के साथ। खुद के मन को रोज बोलते हैं डॉक्टर सहज जी कि 20 बार से अधिक देखें, उससे क्या होगा, कितनी हमारी सोच अव्यवस्थित है वो हमें उससे पता चलेगा। इसका हर हफ्ते में क्या करना चाहिए, हमें मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे हम शायद सुधर सकते हैं। एक ही अभी उससे क्या हो गया, मूल्यांकन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 6 चीजें पता चलेगी कि क्या एक ही केंद्र में विशेष आसक्ति का परसेंटेज, यानी आप एक ही केंद्र में तो नहीं सारा दिन रहते हो, आई या ई या एस में, फिर एक दूसरे पर केंद्रों का हावी होना, उसकी परसेंटेज कितनी है कि कोई ई केंद्र आपके आय के ऊपर हमेशा हावी होता है, उसकी प्रतिशत कितना है वो मालूम पड़ेगा। एस केंद्र कितना हस्तक्षेप करता है आपके दिन के विचारों में, उसका कितना रोल है ना, कितना बार वो इंटरफियर करता है आपके विचारों में, उसका परसेंटेज मालूम पड़ेगा। फिर जमा खातों का परसेंटेज, यानी ई केंद्र, यानी जो पीछे का जो ज्ञान, हम लोग पास्ट टेंस में चले जाते हैं, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। कोई एक ही विशेष कार्य तो नहीं कर रहे हैं हम सारा दिन, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और कभी कभी इतना उलझा हुआ रहेगा कि आप उसका विश्लेषण प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। इंद्रियों से आने वाले आवेग जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, 3 जगहों से आते हैं, आपको मालूम है ना, खाद्य व पेय और श्वसन और पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, अब भीतर जाते हैं वो ग्रे मैटर में, वहां पे वो डिकोड किए जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, विचार निर्मित होते हैं। इसको क्या होती है, गति और कंपन होता है, स्पीड एंड वाइब्रेशन, और ये टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, उसकी इंटेंसिटी या तो तीव्रता। अब IESM ये खंड 1 में सचेत बुद्धिमान कोशिकाओं का संग्रह है। बता रहे हैं कि जो हमारा IESM केंद्र हैं जो मस्तिष्क के खंड 1 में है, वो क्या है, सचेत यानी कॉन्शियस और बहुत ही बुद्धिमान कोशिकाओं का क्या है, संग्रह है, जो सांकेतिक आवेग को क्या करते हैं, विसंकेतिक करते हैं, विचारों के रूपांतरित कर देते हैं, विचारों में वो कन्वर्ट कर देते हैं। हर आवेग जो आता है बाहर से, कोडेड इंपल्स, जो क्या आ सकता है इन 3 जगहों से, वो क्या है, छोटा ऊर्जा का टुकड़ा होता है। ठीक है, और उसका उचित विसंकेतन से ये बन सकता है बड़ी ऊर्जा की मात्रा। और अगर बरोबर से और जो कि ऊर्जा की मात्रा बनेगा तो क्या होता है, इससे हमारे शरीर और मन की क्या हो जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। अगर प्रॉपर मेथड से वो डिकोड किया गया तो आंतरिक शक्ति शरीर और मन की बढ़ेगी। और अगर अनुचित विसंकेतन हुआ, यानी प्रॉपर डिकोडिंग नहीं हुआ, तो ये ऊर्जा का टुकड़ा क्या आ जाता है,
जल जाता है और ये थका देता है इंसान को। किसके स्तर पे? बौद्धिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, कामुकता स्तर पे और शारीरिक यानी IESM के स्तर पे वो इंसान को थका देता है, क्योंकि एनर्जी उसकी क्या हो गई? लॉस हो गई, उसको वो संचित नहीं कर पाया। अभी वो बता रहे हैं कि ये ऊर्जा का जो अभी जो ऊर्जा के स्रोत आते हैं हमारे तक, वो कहाँ से है? उसका मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। और वो धरती के लिए क्या होता है? धरती पे आता है, उसका मूल स्रोत से ऊर्जा आती है और कहाँ पे जाती है? ऊष्मा में, पौधों में, खनिज पदार्थों में और सारे जीवन में जाती है। इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। किन 3 तरीकों से? जैसे बताया, सूर्य ऊर्जा अपने स्रोत से यानी सूर्य को भी ऊर्जा कौन देता है? उसका स्रोत। और उसका स्रोत क्या है? वो ब्रह्मांड है, जहाँ से उसको सूर्य को ऊर्जा मिलती है और जो वो धरती पे डालता है और जिससे वो हम लोग ग्रहण करते हैं कोडिक इम्पल्सिस में या तो आवेगों के अंदर। उसके बाद बताते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनेक स्रोतों से धरती पर पहुंचती है। कुछ नकारात्मक होती है यानी कुछ नुकसानदायक होती है और कुछ क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जो फायदेमंद होती है। जो नकारात्मक होती है, नुकसानदायक होती है, उसको वायुमंडल ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है वायुमंडल को कि उसको बाहरी फिल्टर कर दिया जाता है, जैसे वो नुकसानदायक किरणें हम तक न पहुंचे। और इसलिए बताते हैं डॉक्टर सयाजी जी कि इस ग्रह को ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसको बहुत ही सिस्टमेटिक नमूने से प्रकृति ने इस ग्रह को बनाया, जैसे हम लोग इंसान लोग जीवन उसमें आ सके, उसके लिए बहुत समय तक उसको बनाया गया, फिर हमारा जीवन यहाँ पे आया। अब आवेग हम पर बहते हैं 120 प्रति सेकंड के दर से। उचित संकेतन से बल जो जमा होता है उसे कहते हैं प्लस परिणामी तीव्रता, प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जो उचित हम अगर डिकोड करेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा बचती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और अगर अनुचित करेंगे तरीके से उसको डिकोड करेंगे तो वो क्या हो जाता है? वो कुछ बचती नहीं है, उसको बोलते हैं माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तो माइनस परिणामी तीव्रता। स्थान जहां पे ये ऊर्जा इकट्ठी होती है खंड 1 में, वो होते हैं IESM केंद्रों में, ये वो इकट्ठी होती है क्योंकि वहां पे डिकोड होता है ना, वहां पे आते हैं, हिट करते हैं आवेग और वहां से डिकोड होता है। खंड 2 इकट्ठी करता है कोशिकीय आणवीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। कल बताया था कि जो खंड 1 होता है वो प्योरली कोशिकीय होता है, सेल्यूलर होता है ऊर्जा वहां पे। खंड 2 में क्या होता है? खंड 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या होता है? सेल्यूलर मॉलिक्यूलर यानी कोशिकीय आणविक। खंड 3 में होता है आणविक ऊर्जा और खंड 4 में होता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। कोई नियंत्रण 5, 6 और 7वें केंद्रों पर संभव नहीं होता है जब तक हमने क्या किया? इन पहले 4 केंद्रों में आपस में क्या किया? सामंजस्य, यानी उनमें आपस में एकदम हार्मनी नहीं निर्माण। अगर ये चारों हार्मनी में होंगे तो ही हम लोग ऊपर बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग 5, 6 और 7 की बात कर सकते हैं। जब तक ये हार्मनी में नहीं है तब तक उसकी बात ही नहीं कर सकते हम लोग। जब सामंजस्य निर्माण होता है 5, 6 और 7 क्या हो जाते हैं? अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विकसित होने लगते हैं। तीव्रता दर यानी इंटेंसिटी रेट क्या होता है? जो I का इंटेंसिटी रेट होता है वो M के बराबर होता है और जो E का होता है इंटेंसिटी रेट वो क्या होता है? I प्लस M यानी उससे डबल होता है। और जो S होता है उसका इंटेंसिटी रेट क्या होता है? I प्लस E प्लस M यानी उसका क्या होता है? 4 गुना उससे होता है। ये नाखुश मामलों की स्थिति है इस ग्रह पर, यानी हम लोग का रेशियो क्या है? 2482 जो है रेशियो, उसके हिसाब से ये दर बताया गया है। तो ये बरोबर नहीं है एक्चुअली, ये नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा है। 99% से ज़्यादा लोगों में ऐसा ही होता है। अब एग्जाम्पल बता दें कि सपोज एग्जाम्पल लें कि I और M की आप लेते हैं, एक फिगर लेते हैं भाई 1000 इकाइयाँ, 1000 यूनिट्स लेते हैं, तो ये I और M की 1000 है तो E की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? 2000। और S की क्या हो जाएगी? 4 गुना यानी 4000 हो जाएगी। इसका दुगना प्लस या माइनस संभव होता है M को छोड़कर, जो माइनस कभी होता नहीं। यानी इसका डबल भी हो सकता है कि अगर I प्लस 1000 है तो क्या हो सकता है? वो डबल प्लस 2000 भी हो सकता है, माइनस 2000 भी हो सकता है। E अगर प्लस 2000 है तो प्लस 4000 भी हो सकता है, माइनस 4000। S अगर प्लस 4000 है तो प्लस 8000 माइनस 8000। M 2000 ही रहेगा, या तो वो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, उसके पास खाली पॉजिटिव ही रहता है। फाइनल अनुपात IESM का होता है कितना? 5221, जिसे आम लोगों को पहुंचने में करोड़ों जन्म लगेंगे, लेकिन जो जेनोगा के माध्यम से अभ्यास करेगा, जो इस किताब में दिया गया है, वो आदमी चाहे तो इसी जन्म में या कुछ ही जन्मों में ये अनुपात हासिल कर सकता है, यानी अपनी प्रगति कर सकता है 2482 से 5221 तक। उचित विसंकेतन से बल इकट्ठा होता है, लेकिन जब तक कुछ खास स्तर का इकट्ठा नहीं होता है, कुछ खास स्तर तक, एक प्रॉपर लेवल तक ये जो बल हम तो इकट्ठा करते हैं, समझो हमने सब डिकोड किया पॉजिटिवली,
यानी प्रॉपर तरीके से हम लोग ने सभी आवेगों को डिकोड किया, उससे हम बल तो जमा करेंगे, लेकिन जब तक वो बल किसी प्रॉपर लेवल तक नहीं पहुंचता है तब तक बाहर से कोई हमें उस आदमी में फर्क दिखेगा नहीं। लेकिन जब ये बल एक Z यूनिट तक पहुंचता है, एक जेनोगा यूनिट जिसको कहते हैं Z इकाई तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है, यह यात्रा करता है खास नस के माध्यम से जिसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो आपके मेरुदंड के यहाँ होती है, गुहा में होती है, और फिर वो जो कुंडलिनी जो सोई हुई है वो जो सुषुम्ना के बेस पे है यानी मूलाधार चक्र के नजदीक, वो उठना शुरू होती है और फिर वो आगे बढ़ती है और बेचती है किसको, सेक्शन 2B, 3 और 4। इस प्रकार से हम लोग ने इसके पहले के व्याख्यान में यहाँ तक हमने कवर किया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे के बारे में हम सोचेंगे आगे क्या करना है। अभी ये केंद्र बोलते हैं इंद्रियों के जैसे हैं। ये जो केंद्र, कौन से केंद्र बता रहे हैं, मैंने आपको कहा गया इस चैप्टर में क्या बताएंगे ज़्यादा करके, IESM। तो ये जो केंद्र होते हैं ये इंद्रियों के जैसे होते हैं। जैसे इंद्रियों की अपनी अपनी संवेदनाएं होती हैं। अब जीभ क्या करेगी, आपको स्वाद की संवेदना देती है। नाक क्या करती है, वो सुगंध देती है। कान से हम लोग क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। त्वचा से क्या करते हैं, हम स्पर्श करते हैं। उसी तरह से एस केंद्र क्या करता है, विसंकेतित करेगा सेक्स के आवेग। ई केंद्र क्या करेगा, डिकोड करेगा किसको, भावनात्मक यानी इमोशनल आवेग। आई केंद्र क्या करेगा, विसंकेतित करेगा बुद्धि के आवेग यानी इंटेलिजेंस के आवेग। और जो एम सेंटर है वो क्या करेगा, एम केंद्र विसंकेत करेगा गति या तो हालचाल के आवेग। जैसे वो इंद्रियां करती है अपने अपना उनका संवेदनाएं, वैसे ये भी अपने अपने डिकोडिंग करते हैं। खंड 2 को भी ऐसा ही एक केंद्र है जो विसंकेतित करता है रासायनिक रूप से प्राप्त किए आवेगों को, यानी केमिकली, रासायनिक यानी क्या, केमिकली जो आते हैं ना आवेग, है ना, उनको वो क्या करता है, विसंकेतित करता है। कौन, खंड 2B। और खंड 3 जो होता है वो ऐसा केंद्र है जो विसंकेतित करता है सूर्य संबंधी और ग्रहों के बीच के जो आवेग आते हैं ना, ग्रहों से जो आते हैं आवेग, सूर्य से और जो नवग्रह हैं उनके माध्यम से जो आवेग आते हैं उनको डिकोड कौन करता है भाई, खंड 3। और खंड 4 ऐसा केंद्र है जो विसंकेतित करता है ब्रह्मांडीय और आकाश गंगा के सांकेतिक आवेग जब वो प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन वो तब प्राप्त होंगे जब ये, वो तब कर पाएंगे जब ये खुले रहेंगे। जब खुले नहीं रहते तो कुछ भी हम लोग उसको हमको कुछ भी हम लोग डिकोड नहीं कर पाते। इसलिए वो ब्रह्मांड का ज्ञान हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है क्योंकि हमारे में वो अभी खुले नहीं हैं। हालांकि अगर ये खंड पूरी तरह से विकसित नहीं होते, ये आवेग पंजीकृत नहीं किए जाते। वही कह रहे हैं कि इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में वो खुले नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे दोषपूर्ण कान अथवा स्वर रज्जु दर्ज नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते कुछ आवेग। अगर कान दोषपूर्ण हो, आपको सुनाई नहीं देता हो, तो बाहर का जो आवेग आपके कान से अंदर जाएगा वो कैसे रजिस्टर होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से आपके गले में स्वर रज्जु है यानी वॉइस बॉक्स है, वो अगर डिफेक्टिव है तो वो अंदर आपका कोई भी आवेग अंदर ले नहीं पाएगा। हर एक विसंकेतन से परिणामी तीव्रता बढ़ती है लंबवत यानी उच्च या निम्न उसी केंद्र या केंद्रों में, लेकिन क्षितिज के समांतर एक केंद्र से दूसरे केंद्र में अगर भाई एक ही दर्जे के हैं यानी दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस। जो हर एक टाइम जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना केंद्र में, भाई 0 से प्लस 1000, आपको पता है आएगा कितना है भाई 0, फिर प्लस 1000 2000 तक जा सकता है, नीचे क्या हो सकता है -1000 -2000 तक आ सकता है। तो जब बढ़ती है तो या तो ऊपर लंबवत यानी वर्टिकली बढ़ती है ना, अगर बढ़ना हो तो उसको, या तो फिर क्या करती है पैरेलल बढ़ती है यानी एक केंद्र से दूसरे, आई से ई में जाना हो तो उसको क्या करेंगे ऐसा क्षितिज के हॉरिजॉन्टल यानी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज के समांतर। क्षितिज के समांतर यानी क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जब ऊपर नीचे जाना हो तो वर्टिकली यानी अपने ही केंद्र में तीव्रता को बढ़ना हो या कम होना हो तो वो क्या करेगी, वर्टिकली जाएगी। और एक केंद्र से दूसरे केंद्र में जाना हो तो क्या करेगी, वो हॉरिजॉन्टली जाएगी। इस प्रकार से वो अभी और बताएंगे। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार डायग्राम बताया, वर्टिकली यानी ये जो एरो सीधा है ना, और हॉरिजॉन्टली यानी क्षितिज के समांतर, और इसको बोलते हैं लंबवत। हर केंद्र में जब तीव्रता को स्थान परिवर्तन करना हो, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा तीव्रता एक ही दर्जे की यानी या तो सिर्फ प्लस या माइनस, फिर वो मात्र सरकता है ऊपर या नीचे एक थर्मामीटर के पारे के जैसा। यानी अगर उसको चेंज करना हो माइनस से प्लस यानी माइनस आई केंद्र का तीव्रता को आना हो -1000 से +1000 तो क्या करेगा, खाली वो नीचे से ऊपर सरकेगा। या +2000 से -2000 में आना है तो क्या कहेगा,
नीचे, जैसे थर्मामीटर का पारा देखा होगा आपने, मर्क्यूरी है ना, थर्मामीटर ऐसे ऊपर नीचे जाता है, बरोबर है। तो इस प्रकार अगर गर्मी बढ़ जाती है तो थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ जाता है, और ठंड में आ जाते हैं तो थर्मामीटर का पारा क्या आ जाता है, नीचे आता है। इस प्रकार से बढ़ता है ऊपर नीचे। उदाहरण के तौर पे हम आय केंद्र को गौर से देखेंगे। मान लीजिए औसतन सोच के लिए तीव्रता 1 Z इकाई है, 1 Z यूनिट औसतन तीव्रता, एवरेज इंटेंसिटी आय केंद्र की समझो आप मान के चलो कि 1 Z यूनिट है। इसलिए अगर तीव्रता गिर गई 0 तक वो धूमिल हो जाएगी, यानी अगर वो 1 Z यूनिट था उसकी तीव्रता और सडनली उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, नीचे आ गई और 0 पे आ गई, तो क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। और अगर वो उठती है 2 तक, यानी 1 Z यूनिट था, 0 पे आई तो धूमिल हो गई, और ऊपर गई 2 पे आ गई तो क्या होता है, वो वास्तविक और तीव्र हो जाती है प्रतिभावान व्यक्ति के जैसा, यानी जिसकी समझो इंटेंसिटी आय केंद्र की जो 2 Z यूनिट्स हो जाए। आपको मैंने बताया था 1 Z यूनिट पे ही हमारी क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो सुषुम्ना में चढ़ने लगती है। अगर 2 Z यूनिट हो गए यानी वो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, CCS तक पहुंच गया, यानी वो क्या हो जाएगा, प्रतिभावान व्यक्ति हो जाएगा। अगर वो गिर जाती है माइनस या तो 1 या तो 2 तक, तो वो नकारात्मक और आपराधिक हो जाती है क्रमानुसार। यानी आई सेंटर आपका अगर -1 पे आ गया या -2 पे आ गया तो वो नकार, माइनस पे 1 पे आएगा तो नकारात्मक नेगेटिव आदमी हो जाएगा, और -2 हो गया आपका आए, Z यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 2000 की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आदमी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपराधिक हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल बहुत सारे अपराध करना, क्योंकि आय अगर आपका नेगेटिव हो गया और -2 जेनो का यूनिट तक, तो आदमी आपराधिक हो जाता है। सकारात्मक माने यहाँ पे रचनात्मक और नकारात्मक यानी क्या, हानिकारक या तो निरोधक। हालांकि इस केंद्र की तीव्रता बढ़ सकती है 2000 तक। आपको मैंने बताया 2 जेनो यूनिट नहीं, 2 जेनो का यूनिट, वो तो काल्पनिक ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, या तो वो 0 होती है, या तो 2000 प्लस तक जाती है, या तो 2000 माइनस तक जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी ओर ये माइनस में डूब सकती है। हमने लिया है निम्नलिखित उदाहरण में प्लस अथवा सकारात्मक ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक, और सबसे नीचे जा सकता है, क्या हो सकता है, -2000 तक। सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को वर्णित करते हैं प्लस या माइनस। आप बोलेंगे सकारात्मक बोलो या प्लस बोलो, नकारात्मक बोलो या माइनस बोलो, इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। तुलना में और उसी अनुपात पर आधारित हम पहुंचते हैं दूसरे केंद्रों की तीव्रता पर इंसानों में। उदाहरण ई केंद्र, जहां तीव्रता क्या हो जाती है, आपको मैंने बताया डबल होती है, बिकॉज E = I + M, तो उसकी क्या है, तीव्रता डबल है। तो यहां पे बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा जा जाएगी तो 2000 के बदले क्या हो जाएगी, डबल, यानी 4000, और नेगेटिव जाएगी तो -4000। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। एस केंद्र में तीव्रता कितनी होती है, 4 गुना होती है, तो वो जा सकती है तो कितना जाएगी, 2000 के 4 गुना यानी 8000 प्लस, और नेगेटिव जाएगी तो -8000, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर तीव्रता भागफल अनुपात को छलांग लगानी हो, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, उस स्थिति में उसे आवश्यक रूप से हर बार 0 तक आना होगा। आप समझ रहे हैं बात को, सिर्फ अभी आपका +1000 से +2000 में जाना है तो 0 तक आने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या होगा, थर्मामीटर के पारे के जैसा वो ऊपर उठेगा, या -1000 से -2000 तक जाना हो तो नीचे जाएगा। लेकिन उसको माइनस से प्लस में आना हो तो कभी भी माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में जाना हो तो उसको बीच का क्या है, 0 लेवल पे गुजरना पड़ेगा, जरूरी। तो वही बता रहे हैं, है ना, आवश्यक रूप से 0 से गुजरना होगा। उदाहरण, अगर परिणामी तीव्रता को जाना है +1000 और से +1500 अथवा +500, तो वो सरकती है ऊपर या नीचे। जैसे हमने पहले देखा, सिर्फ प्लस प्लस में जाना है तो ऊपर नीचे सरकेगी, या माइनस माइनस में जाना है तो नीचे ऊपर सरकेगी, नीचे जाएगी। अगर उसे जाना है -1000 से +500 तक, -1000 से +500 तक, उस स्थिति में पहले उसे उठना पड़ेगा कहां तक, 0, -1000 से 0 पे आएगी और फिर उठेगी कहां पे, +500 तक। हालांकि अगर उसे जाना हो +1000 से +1000 E तक, अभी क्या बोला आपने, सेम केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर सेम केंद्र में माइनस से प्लस में जाना हो तो उसको 0 पे आके उठेगी, जैसे थर्मामीटर का पारा। लेकिन उसको +I से लेके +E तक जाना है तो क्या होगा, वो हॉरिजेंटल, जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखो, है ना, हॉरिजेंटल जाएगी। यहाँ पे देखो किस प्रकार से दिखाया है कि अगर -1000 से +1000 में जाना है तो 0 से गुजरना पड़ेगा और ऊपर चली जाएगी, और उसको जाना है +1000 I से लेके
प्लस 1000 ई तक, तो क्या करना है उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऐसा क्षितिज के समांतर क्या होना, सरकना पड़ेगा। अगर वो -1000 आई है और उसे जाना है -2000 ई तक, -1000 आई को जाना है -2000 ई, तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको -i से लेके -e तक आना पड़ेगा 1000 लेवल पे, फिर उसको क्या जाना पड़ेगा नीचे। आप समझ रहे हैं मेरा बात, इस प्रकार से, यानी वो पहले बढ़ेगी क्षितिज के समांतर -i से लेके -e तक, और फिर गिरेगी लंबवत यानी वर्टिकली, कहाँ जाएगी फिर -2000। यहाँ पे देखा है देखो, इस प्रकार से जाना है, -i से क्या जाना है आपको, -1000i से -2000 ई तक जाना है, तो पहले हॉरिजॉन्टली जाएगी इस प्रकार से जैसे दिखाया है यहाँ पे, -1000i से -1000 ई तक, फिर वो नीचे गिरेगी और -2000 ई पे जाएगी। इस प्रकार से वो अपने आप सरकती है, हमको दिखती नहीं है, लेकिन अगर जो लोग ऋषि मुनि थे वो आप बताएंगे आगे जाके, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक विजन थी, उनको ये पारा समझता था कि इस प्रकार से ये तीव्रताएं क्या करती हैं, बदलती हैं, इसलिए तो ये लिख के रखा है, ये अपने दिमाग से नहीं लिख के रखा है, ये जो ऋषि मुनियों को ये इलेक्ट्रॉनिक विजन थी उनको, जिनका खंड 4 क्या हो गया, डेवलप हो गया है, वो सब देख रहे हैं कि अंदर कैसी तीव्रताएं क्या हो रही है, नीचे ऊपर पारे की जैसा वो बदल रही हैं। अचानक हुए परिवर्तन उच्च माइनस या उच्च प्लस में अथवा उलट क्रम से यह बहुत बड़ा झटका है शरीर के लिए। अचानक जो अगर परिवर्तन आता है ना, कि उच्च माइनस था और सडनली प्लस में चले गए, या प्लस से सडनली क्या हो गया, यानी 8000 प्लस थे और सडनली -8000 में आ गए, तो ये बहुत बड़ा झटका होता है शरीर के लिए। शायद ही कभी ऐसा होता है कि सभी केंद्र अचानक से 0 तक गिर जाएं, ऐसा कभी ज्यादा करके होता ही नहीं कि सभी केंद्र क्या हो जाए 0, कुछ ना कुछ प्लस कुछ ना कुछ माइनस हर एक केंद्र का होता ही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सभी केंद्र क्या हो गए 0 तक आ गए, तब उसका समझो कि आपका क्या हो गया, अंत होता है, यानी हम लोग तभी राम नाम सत्य हो जाता है, यानी सभी केंद्रों की तीव्रताएं जिस दिन हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएंगी, IESM, उस दिन समझो आपने ये जन्म का सफर क्या किया, पूरा किया। अब आप दूसरे जन्म लेंगे, अगले जन्म में आपका पैदा होंगे। अगर हम देख सकें हालचाल ऊपर और नीचे, कुंडलित और क्षैतिज, हम पाएंगे कि ये हालचाल सर्पिल गति से होती है। सर्पिल यानी ऐसा स्पाइरल शेप में होती है। ये जो कुंडलित है या क्षैतिज है, यानी जो ऐसा वर्टिकल जाती है या ऐसा हॉरिजॉन्टल जाती है, इसको अगर हम लोग डिटेल में अंदर देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विजन हमको मिल जाए, तो आप देखेंगे वो क्या करती है, ऐसा सर्पिल गति से ऊपर या सर्पिल गति से क्या करती है, हॉरिजॉन्टली वो घूमती है। पूर्वजों ने, अभी वही बता रहे हैं, पूर्वजों ने देखकर इस अंदरूनी हालचाल हर एक केंद्र की तीव्रता की अथवा एक केंद्र से दूसरे केंद्र की अपनी आणविक और इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से, है ना, वो ऋषि मुनियों क्या था, मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक विजन था, क्योंकि उनके सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या थे, खुले हुए थे, इसलिए वो देख पाते थे अंदर की हालचाल कैसी होती है। इसे गुणों के खेल की तरह सत्व, रजस और तमस के हिसाब से माना। वही आपको बताया कि आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि एक व्यक्ति जिसका खाली खंड 1 खुला हुआ है और एक व्यक्ति जिसका खंड 4 खुला हुआ है, उनमें फर्क क्या होगा कि वो सिर्फ क्या देखेगा कि ये जो अंदर की हालचालें हो रही हैं वो सिर्फ क्या है, गुणों का खेल है, यानी IES, इनमें क्या हो रही है, तीव्रताएं कभी बढ़ रही है, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली, या आपस में क्या कर रहे हैं, ये गुण सत्व, रजस और तमस गुण आपस में वो खेल रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये उनको अनुभूति मिलेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर विजन मिला तो। M केंद्र को भी तीव्रता होती है और ज्यादा से ज्यादा वो किधर पहुंच सकती है, +2000 तक। वो 0 तक गिर सकती है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये दिमाग में हमेशा गांठ बांध दे कि M को ही सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी सबको नेगेटिव हो सकती है। शरीर के पहली 4 कोशिका, अब यहां से ध्यान से सुनने कि क्यों हमारे शरीर में ये S सेंटर का वर्चस्व क्यों है, कि क्यों हमारे में S केंद्र की तीव्रता इतनी ज्यादा है हर एक इंसान में, क्योंकि हमारे जन्म से ही किस प्रकार से कोशिकाएं बनी हैं वो उसका कारण है, जो यहाँ पे सैर जी बताने वाले हैं। कि शरीर की जो पहली 4 कोशिकाएं होती है ना, देखो क्या होता है, हमारा शरीर बनता कैसे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बताऊंगा, हमारा शरीर कैसे बनता है। ये होता है, एक जब पुरुष और स्त्री में संभोग होता है तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है जिसको कहते हैं स्पर्म, यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में आप कि ये स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ऐसा पूंछ वाला, और ये क्या है, अंडा है। ये अंडा होता है लेडीज में जो बनता है हर महीने,
और उस समय जाके स्पर्म जब उससे क्या होता है, उसका मिलन होता है, तो पहले पहले क्या बनता है, एक कोशिका बनती है। क्या बनती है? एक कोशिका बनती है। उसका फिर विभाजन होता है किसमें? 2 कोशिकाओं में। फिर उसका विभाजन होता है किसमें? 4 कोशिकाओं में। तो ये जो 4 कोशिकाएं पहले बनी, अब उसकी बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। तो शरीर के पहली 4 कोशिकाओं में से एक होती है पिछड़ी बुद्धि की, और बाद में ये पिछड़ी बुद्धि की कोशिका विभाजित और फिर से विभाजित करती है, वैसे ही जैसी दूसरी 3 कोशिकाएं करती है। 4 कोशिकाएं हैं, एक पिछड़ी बुद्धि की है, 3 बाकी नॉर्मल हैं, तो 3 जैसे विभाजित करते जाएंगी, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8, तो उसी तरह से ये जो पिछड़ी हुई बुद्धि वाली है ये भी तो विभाजन करते जाएगी, 1 से 2, 2 से, यानी 1/4 पॉपुलेशन जो है हमारी, ये पिछड़ी बुद्धि की क्या है, कोशिकाओं से निर्माण होती है। हमारी कोशिकाएं जो बनती है 1/4 पॉपुलेशन किससे बनती है? इस पिछड़ी बुद्धि वाली कोशिका से निर्मित होती है। और क्या होता है, और लेकिन सभी उसके वंशज बन जाती हैं सेक्स कोशिका। पिछड़ी बुद्धि वाली कोशिकाओं के जो वंशज यानी उसके जो जाति है, जिस जहां से वो पैदा हुई है, ओरिजिनल एक थी 4 में से, उस एक में से क्या हो गई, बहुत सारी बन गई, तो ये सारी हो जाती है उसी की वंशज हो जाती है। तो ये सब बन जाती है क्या, सेक्स कोशिकाएं, और संगठन में एक यौन लैंगिक जीवन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/4 भाग जबरदस्त संभावित रचनात्मक शक्ति का जो भीतर संग्रहित है हमारे अंदर निषेचित डिम्ब में। निषेचित डिम्ब यानी क्या, वो फर्टिलाइज ओवम जो आपको मैंने अभी दिखाया। निषेचित डिम्ब यानी क्या, वो ओवम जो जिसमें क्या हो गया, स्पर्म जाके मिल गया है अंडे से, और वो एक फर्टिलाइज हो गया है, ओवम हो गया है, उसमें 1/4 क्या होता है, कोशिकाएं सेक्स कोशिकाएं होती है। इसलिए क्या कहते हैं, मुक्त की जाती है एस केंद्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में, यानी वो 1/4 क्या होती है, एस केंद्र का उसमें वर्चस्व रहता है। इस प्रकार से आपको मैंने दिखाया यहाँ पे किस प्रकार से होता है ये। इसलिए हम पाते हैं कि एक औसतन मनुष्य में सबसे ज्यादा तीव्रता एस केंद्र में होती है, और उसके बाद क्या होती है, ई केंद्र में। ई केंद्र में यानी दूसरा एक कोशिका होगी जो आधा कोशिका समझो उसका जाएगी, उसका पूरी कोशिका जगह हो जाएगी, ई केंद्र क्या हो जाएगी, आधा कोशिका जाके उसमें बनेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या होती है, पावरफुल होती है। संपूर्ण जीवन भावना से रंगा होता है, यानी एस के बाद ज्यादा पावरफुल और दूसरी कौन सी है, ई। और आप देखोगे तो हमारा संपूर्ण जीवन ही क्या है, भावनाओं से रंगा रहता है, चाहे वो सोच हो, चाहे वो गतिमानता हो, चाहे वो सेक्स हो। सेक्स भी करते तो भावना निर्मित होती है तब सेक्स करते हैं, भागने की भावना होती है तब भागते हैं, है ना। इंटेलिजेंस से कुछ सोचोगे तो भी उसमें भावना चाहिए। तो सारा जो जीवन है हमारा भावनाओं से रंगा हुआ है, इसलिए भावनाओं का केंद्र क्या होता है, सेकंड स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा ऊपर स्थान क्या आता है, एस केंद्र, इसलिए तीव्रता एस केंद्र की क्या है, ज्यादा है, और सेकंड है ई केंद्र। और वही नाखुश मामला है सारे जीवन में, बिकॉज ये दोनों जो दुश्मन है वो ज्यादा तीव्रता के साथ बैठे हैं, इसलिए हम लोग प्रॉपरली डिकोड नहीं कर सकते हैं जो भी बाहर से आवेग आते हैं। एस केंद्र के मुकाबले उसकी तीव्रता आधी होती है, किसकी, इमोशंस की। हालांकि एक समय था, यहां पे और बताते हैं, देखो किस प्रकार से, जब बहुत दूर के अतीत में, यानी बहुत पास में एक समय था जब उसकी तीव्रता एस केंद्र के जितनी ही थी, यानी एस और ई ऑलमोस्ट सेम थे, बहुत पहले जमाने की बात है, यानी अतीत की बात कर रहे हैं। और आई केंद्र की तीव्रता थी 0 के आसपास, यानी उस टाइम पे तो इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 था। आजकल फिर भी कम से कम 2 पे तो आया है गरीब, यानी इंटेलिजेंस 2 लेवल पे पहुंचा है, वो भले 4 और 8 हो। लेकिन एक ऐसा जमाना था अतीत में जब हमारे पूर्व दादा दी दादा उससे भी पूर्वज थे, यानी आदिवासी लोग जब रहते थे, उनमें क्या था, इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 0, यानी 0 से थोड़ा ऊपर, बस ऑलमोस्ट 0 था। और ई और एस क्या था, ऑलमोस्ट सेम लेवल के उस समय हुआ करते थे। यह अब तक के विकास का काम है। अब चलो हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तीव्रता के उतार चढ़ाव को बहुत व्यापक आधार पर, यानी अभी उतार चढ़ाव कैसे होते हैं उसको और डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हर बार जब हम तीव्रता की बात करते हैं, वो विसंकेतिक विचार की तीव्रता होती है उसके शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था में। जैसे ही बताया ना, जो थॉट निकलता है तो पहला उसकी अवस्था क्या होती है, थॉट की प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। आपको पता है 4 लेवल्स ऑफ थॉट, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट सप्रेस, थॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड थॉट्स एक्सप्रेस इन एक्शंस। ये आपने सुना है, तो पहले जो सुना है उसका हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो होता है, और जब तक माइनस के साथ जुड़ा हुआ न हो उसे प्लस के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। जब तक आपने देखा नहीं कि कोई माइनस इंडिकेट कर रहा है, अगर माइनस इंडिकेट नहीं किया है यानी समझो वो क्या है, प्लस ही है, और अगर माइनस होगा तो माइनस इंडिकेट वहां पे करेंगे, ठीक है।
तीव्रता कोई भी केंद्र में इस प्रकार से हो सकती है। आय केंद्र की हो सकती है 0 से -2000 के बीच खुद के केंद्र में बिना खुद हावी हुए अथवा दूसरे केंद्रों के द्वारा हावी हुए। यानी कोई वो किसके ऊपर हावी नहीं हो रही है और ना कोई दूसरा केंद्र उसके ऊपर हावी हो रहा है, तो उसकी क्या हो सकती है तीव्रता 0 से लेके -2000 तक हो सकती है। और वही 0 से लेके +2000 भी हो सकती है। वही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपको एक समरी बता रहे हैं यहाँ पे। ई केंद्र की हो सकती है 0 से लेके -4000, है ना, बिना किसी के हावी हुए, या तो ई भी हावी नहीं हो रहा है और ना ही कोई दूसरा केंद्र उसके ऊपर हावी हो रहा है, तो भी प्योर एनर्जी जो होती है, तीव्रता होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है ई केंद्र की 0 to -4000 या 0 to +4000। इसी तरह से एस की हो सकती है 0 to +8000 या 0 to -8000 बिना किसी हावी हुए। और एम केंद्र की क्या हो सकती है 0 से लेके +2000 माइनस वहां पे होती नहीं है। ऐसा शुद्ध कार्य एक केंद्र का सामान्य रूप से अस्तित्व में नहीं होता। ध्यान दें, आप ऐसा मत समझो कि खाली हम प्योरली आई में काम करेंगे, खाली आई काम करेगा बिना किसी दूसरे से डोमिनेट हुए, या खाली ई में काम करेंगे या खाली एस। इनका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमेशा रहता है। तो शुद्ध कार्य होता नहीं है, वास्तव में कभी मौजूद हो नहीं सकता। परस्पर क्रिया दो या ज्यादा केंद्रों की हमेशा होती है, या तो 2 या तो 3, चौथा नहीं। चौथा कौन सा है भाई? एम। वो तो नौकर है, वो तो क्या है मैथमेटिशियन है, उसको तो खाली कैलकुलेट करना है, उसको तो एक्शन कराना है। अल्टीमेटली तो 3 ही केंद्र हैं, या तो 2 या तो 3, एक नहीं होता है कभी भी, एक कभी नहीं होगा, 2 या तो 3 का होगा। केंद्र जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है वह हावी होता है दूसरे केंद्रों पर। और यहां पे ऑब्वियस है कि कौन सा केंद्र हमेशा हावी रहेगा, ज्यादा करके एस। और सेकंड है ई। आय को तो गरीब को कुछ है ही नहीं चांस हावी होने का, वही बताएंगे इस लेक्चर में। आगे जाके हम वही सीखेंगे कि आय आपका क्यों हमेशा इनसे दबा हुआ रहता है, ई और एस से। लेकिन उसको कर सकते हैं काबिल, उनको हम उनसे सामंजस्य निर्माण कर सकते हैं। वही तो मेन चीज़ है कि आय को ई और एस से कैसे दोस्ती करनी चाहिए और कैसे फिर हमारा हर एक एक्शन हम लोग वो कर पाएंगे जो हमारी मुक्त इच्छा है, जो हम खुद चाहते हैं वो होगा हमारे से। इसलिए उस पल में दूसरे केंद्रों पर हावी होता है यह केंद्र, यानी जो जिसके पास तीव्रता ज़्यादा है उस समय पे वो केंद्र क्या होता है, दूसरे केंद्रों पर वो क्या होता है, हावी होता है। नतीजा हर उस विसंकेतन का जो बनता है विचार शुद्ध मन ऊर्जा की अवस्था का, उसे होती है परिणामी तीव्रता। कुछ को होती है प्लस, कुछ को होती है माइनस, और या तो कभी कभी सभी प्लस हो सकते हैं या फिर कभी कभी क्या हो सकते हैं, सभी माइनस होते हैं, सिर्फ एम केंद्र को छोड़ दें। या तो सभी प्लस, या तो सभी माइनस, या तो कुछ प्लस या तो कुछ माइनस। इस प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपकी तीव्रता हो सकती है हर एक केंद्र के लिए। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, आय केंद्र प्राप्त करता है एक सांकेतिक आवेग और भेजता है आदेश दूसरे केंद्रों को। कोई ना कोई एक बाहर से कोडेड इंपल्स आया, आय ने उसको क्या किया, रिसीव किया, और फिर क्या करते हैं दूसरे केंद्रों को वो भेजता है डिकोड करके। अगर तीव्रता दूसरे केंद्रों की ज्यादा है आय के मुकाबले, परिणामी तीव्रता दूसरे केंद्र अथवा केंद्रों द्वारा हावी होगी। अगर आय की तीव्रता है खाली 2000 और दूसरों की तीव्रता हो गई +2000 है, समझो आय ज्यादा करके प्लस में लिखेंगे हम लोग, और दूसरों की ज्यादा हो गई, तो वो दोनों या तो एक केंद्र जिसकी भी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो आदेश आय केंद्र के द्वारा लिया गया था उसका पालन नहीं किया जाएगा, और आदेश जो दूसरे केंद्र या केंद्रों ने जारी किया था बदले में वो जारी किया जाएगा। अगर आपकी इंटेंसिटी नहीं है, आज के लेक्चर में आने की आपकी इंटेंसिटी बहुत कम है आय की, और ई और एस केंद्र की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी आपको मौज मस्ती करने किसी पार्टी में जाना है, तो बेचारा आय केंद्र सोचा था उसने कि नहीं, आय केंद्र तो हमेशा सच दिखाएगा आपको कि मुझे तो आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट अटेंड करना, 2 लेक्चर है कैसे मिस कर सकता हूँ मैं। तो उसने तो सोच के रखा था कि मुझे जाना है, लेकिन तीव्रता कितनी थी +2000, और वहाँ पे ई केंद्र या एस केंद्र की तीव्रता -4000 हो गई, तो गई चौपट हो गई बात। यानी आप फिर इस लेक्चर में आने, क्योंकि क्या है उसने जो डिसीजन लिया था उसको रिवर्ट कर दिया गया, उसको डोमिनेट कर दिया गया दूसरे केंद्रों द्वारा, इसलिए आप यहाँ पे आज आ नहीं सके। उसके अलावा अगर दूसरी भी तरह हो सकती है, अगर आपका आय केंद्र तीव्रता अच्छी है और आपने अपने इमोशंस को जगाया कि नहीं भाई, आपने वो देखा कि नहीं ये लेक्चर अटेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, नहीं लेक्चर अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, तो अपने ई केंद्र को पहले ही मैसेज दे दिया गया मुझे जाना है भाई, मुझे आपका क्या करना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ई केंद्र +4000 हो गया,
तो क्या हो गया 2000 प्लस 4000 6000, और एस केंद्र भले ही नेगेटिव हो, माइनस 4000 भी हो, सपोज उसको मौज मस्ती करनी है, तो भी ये प्लस 6000 है और माइनस 4000 है, तो क्या होगा, तो भी आप क्या करोगे लेक्चर में, यानी ये केंद्र की कॉम्बिनेशन आई और ई की कॉम्बिनेशन किसके ऊपर डोमिनेट हो गई, एस के ऊपर, और एम केंद्र ने क्या किया, डिसीजन लिया कि हमें आपको लेक्चर पे लेके जाना है। समझ में आ रही बात, क्लियर कट, यानी जो केंद्र, जहां पे केंद्र, यहां केंद्रों की जोड़ी जिसके पास ज्यादा तीव्रता है उसका डिसीजन लिया जाएगा, जिसके पास कम है वो बाद में देखेंगे क्या होगा उसका, जो कि काफी विपरीत हो सकता है उस आदेश के जो आई केंद्र निकाला था। आई केंद्र निकाला आना है, लेकिन वो एस ने या ई ने ऐसा आदेश निकाल दिया जो कि विपरीत था, नहीं जाना है, तो इसलिए वो नहीं आ सके, आप बिल्कुल विपरीत हो सकता है। इसे कहते हैं एक केंद्र का दूसरे केंद्र पर क्या होना, हावी होना, डोमिनेशन ऑफ वन सेंटर ओवर अदर। सामान्य रूप से आई केंद्र भेजता है कई ऐसे आदेश ई और एस केंद्रों के, लेकिन आदेश को उल्टा कर दिया जाता है इन केंद्रों द्वारा। सामान्य, क्योंकि हमारा बेचारा आई के बाद इंटेंसिटी कम है, तो वो तो बेचारा सच देखता है और वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता है। किसी ने कुछ नया चीज बताया, हाँ ये तो हमें करना चाहिए, ये तो सच्ची बात है, अच्छी बात है, तो वो उसका इतना उत्साह बढ़ जाता है कि वो तो घाई घाई में बोलता है मुझे जाना है, लेकिन वो कभी सलाह लेता ही नहीं है ई और एस से। तो जब भी कितने भी डिसीजन निकालेगा वो, लेकिन वो हमेशा क्या किया जाता है, उल्टा होता है, हम कर नहीं पाते। उसका कारण है कि हमने कभी कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पार्टनर्स भी हैं जो मेरे ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं या मुझसे भी बहुत स्ट्रांग हैं, जिसे मुझे पूछना चाहिए कि मैं करूं कि न करूं, और वो अपने उत्साह में रहता है, वो पूछता नहीं है, और बस उसने डिसीजन निकाला और उन्होंने डिसीजन रिवर्ट कर दिया। इसलिए कितने काम हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। यही होता है कि ई और एस ने साइलेंटली उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने क्यों नहीं किया। इतना अंदर उत्साह भरा था, फिर भी हम लोग सुबह को उठ के अभ्यास क्यों नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम लोग क्यों नहीं ड्रिफ्ट वॉचिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, या फिर भी हम लोग ने क्यों नहीं पढ़ाई की। इतना आई सेंटर का उत्साह था, क्योंकि ई और एस ने हमको करने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उसको डिसीजन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ऐसी बार बार, ये एक बार नहीं होता है, ऐसा क्या होता है, बार बार विफलताएं आय केंद्र को स्थायी रूप से रखती हैं इन केंद्रों के द्वारा हावी, यानी हमेशा इसलिए ई और एस का ही हावी बना रहता है इनके ऊपर, क्योंकि बार बार विफल होता है ना, फिर अल्टीमेटली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आदमी सोचता है करूं ही नहीं, हमेशा सोचता हूं कर तो पाता नहीं हूं, फिर करूं क्यों, सोचूं भी क्यों, फिर वो सोचना भी क्या करता है, बंद कर देता है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अंदर ही मेरे दुश्मन बैठे हैं जो मुझे करने देते नहीं है, और मैं उनसे करा सकता हूं लेकिन तरीका मालूम है नहीं, जो कि तरीका इस चैप्टर में डॉक्टर सैयद जी आपको बताएंगे और आगे भी बताने वाले हैं। यह भी सच्चाई है कि ई और एस केंद्रों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना है, बहुत ज़्यादा गहरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखो ना वो वंशजों में भी क्या था, उनकी लेवल क्या थी, सेम थी। सोचो एस और ई ऑलमोस्ट सेम रेशियो के थे, तो उनका दोस्ती, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम, है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो उनकी गहरी पक्की दोस्ती है। तो बाकी लोग तो सब उसके दुश्मन ही है, आए तो खास पक्का दुश्मन है, तो इसलिए वो की दोस्ती इतनी ज़्यादा है और सामान्य रूप से हाथ मिलाए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आय केंद्र खुद को निश्चित नुकसान में पाता है और अक्सर आगे कोई प्रयास नहीं करता इन केंद्रों पर हावी होने का। यानी वो हमेशा इनसे दबके ही रहते हैं, भाई क्या करूं, मेरे पास तो पावर है ही नहीं, इन्होंने इतने भूत लोग बैठे हैं, मेरे को हावी बढ़ा गए, मैं कभी कोशिश ही नहीं करूंगा आगे इनके ऊपर हावी होने की। एम केंद्र संबंध नहीं रखता है आय केंद्र से अथवा ई और एस केंद्रों की जोड़ी से, उनका कोई संबंध नहीं है कि उनका क्या तीव्रता है, नहीं, उनका खाली क्या है, वो सिर्फ अनुकरण करता है उस केंद्र का जिसकी मजबूत परिणाम तीव्रता है, जिसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो चमचागिरी करते हैं, बस जिसके पास ज़्यादा पावर उसके जाके चमचागिरी करेंगे, तो ये चमचागिरी करने वाला आदमी है। भाई ई के पास ज़्यादा पावर है, एस के पास ज़्यादा पावर इनके पास है, या कभी कभी आई के पास ज़्यादा पावर है और फिर ई और एस के उन्होंने उसका ई और एस उस समय पे उसके दोस्त हो गए हैं, है ना। वो बताएंगे एक एग्जाम्पल में कि कैसे आई और ई और एस में दोस्ती हो जाएगी। वे देखेगा वो तीनों की दोस्ती है, तो मैं चलो तीनों के साथ उसी नाव में चढ़ पड़ता हूँ। तो जिसका पलड़ा भारी, जैसे जो पॉलिटिशियन लोग करते हैं, बस वैसे ही होता है उनका, एम का कुछ करना नहीं, आई का क्या, ई का क्या, उनकी जोड़ी का कितना रेट है और किसके पास पलड़ा भारी है, मैं तो उसके साथ जुड़ जाऊंगा और कोई काम नहीं उसका। संक्षेप में, कोई भी केंद्र सांकेतिक आवेग प्राप्त करने पर और उसके विसंकेतिक होने पर आदेश भेजता है जिसका पालन किया जा सकता है अथवा
उल्टा किया जा सकता है, यहाँ पूरा किया जा सकता है और जा सकता है, और वो निर्भर करता है सामंजस्यपूर्ण अथवा बेसुरा काम करने का ढंग सभी केंद्रों का। अगर सामंजस्यपूर्ण काम कर रहे हैं तीनों केंद्र आपस में, उनकी समझदारी है और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो वो डिसीजन जो लिया गया है उसको पाला जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर आपस में बेसुरापन है उनके पास, एक का सुर दूसरा लग रहा है, दूसरे का सुर तीसरा लग रहा है, तो फिर कभी वो डिसीजन हम पाल नहीं सकते, उसका कभी भी पालन नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंसान अब तक शासित किया गया है ई और एस केंद्रों द्वारा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम आज वो सब डिसीजन जो लेते हैं हम नहीं पूरा कर पाते हैं, उसका कारण है कि अभी तक ऐसा ही हुआ है कि ई और एस केंद्र ने हमको डोमिनेट किया है, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो इतना खुद को दोषी, उसने बताया ना, पापी शब्द, खुद को पापी मत समझो, क्योंकि क्या है ये वंशजों से ऐसा चलते आ रहा है। और जब तक ज़ेनियो का जैसा किताब जो आपको बताएगा नहीं, इस तथ्य को आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक उसको आप बदल नहीं सकते। और जब तक बदला नहीं है तब तक समझो कि ये जो हो रहा है ये नैसर्गिक है, हमारा उसमें कोई पाप नहीं है, तो खुद को पापी मत ठहराओ। जब तक ये होते रहेगा, यानी ये दोनों डोमिनेट करते रहेंगे, मुक्त इच्छा इंसान की दुरुपयोग में लाई जाएगी, और इसलिए ये परिणाम लाता है जो कि अप्रिय होते हैं। यानी जब तक ये ई और एस डोमिनेट कर रहे हैं, तब तक हमारे अंदर जो भगवान ने मुक्त इच्छा दी है, फ्री विल दी है हमको, कि जैसा हम चाहें वैसा कर पाएं एट आवर ओन विल, वो तब तक संभव नहीं होगा। इसलिए हमको परिणाम जो है ना अप्रिय होते हैं, जो हमको चाहिए, जो हमको अच्छे लगते हैं परिणाम, वो हमें मिलते नहीं है, क्योंकि इन दोनों केंद्रों की वजह से। जब सभी केंद्र सामंजस्य में काम करते हैं, वे सहयोग करते हैं साथ में काम करने को, ताकि एक या अधिक केंद्र शासन नहीं करता है दूसरों पर। आदेश तब जो दिया जाता है वो सही होता है, और मुक्त इच्छा का इस्तेमाल का शायद ही कभी दुरुपयोग होता है। अगर ये सामंजस्य में आ गए तो क्या करेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा यूनिटी में लिया जाएगा, और उस केस में हर टाइम हम जो चाहेंगे वो होगा, और हर टाइम हम जो चाहेंगे वो होगा। उसका मतलब क्या है कि आपकी फ्री विल का आप इस्तेमाल सही तरीके से कर पाओगे। जब कभी एक इंसान होशपूर्वक सीखता है सही तरीके जो स्थायी रूप से बनाए रखता है इस सामंजस्य को, तो केंद्रों का आपसी क्या हो जाता है, सहयोग होता है। आगे अगर कोई ज्यादा समय तक रहता है एक खास केंद्र में, और अगर परिणामी तीव्रता इसलिए एक निश्चित विशेष पिच की अधिक होती है, उसका उल्लेखनीय प्रभाव शारीरिक काया पर रोग अथवा बीमारियां स्पष्ट हो जाती है। अगर आप एक ही केंद्र में क्या होता है, डोमिनेटिंग है, और वही केंद्र आपको हमेशा डोमिनेट करता है, तो उससे क्या होता है, जब वो बार बार होता है ना, एक बार हुआ ठीक है, लेकिन बार बार आपका ई केंद्र ही डोमिनेटिंग है और बाकी नहीं है, कुछ भी आई केंद्र डोमिनेटिंग नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रकार के क्या होते हैं, विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताएंगे कि कैसे कोई एक केंद्र डोमिनेटिंग होगा या दूसरा नहीं डोमिनेटिंग होगा, तो उससे किस प्रकार के रोग निर्माण होंगे, उसकी विशेष चर्चा यहाँ पे करेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ई और एस केंद्रों को मिलाकर बहुत ज़्यादा माइनस तीव्रता है, यानी ई और एस दोनों क्या है, जैसे नॉर्मल होता है कि ई और एस ज़्यादा करके दुश्मन होते हैं, तो उन दोनों की तीव्रताएं अगर क्या है, ज़्यादा माइनस होती हैं, और वो भी लंबे समय तक, कि लंबे समय तक आपका ई और एस क्या रहता है, माइनस ही रहता है, हमें मिलते हैं क्रूर अथवा जानवरीय प्रकार के इंसान। यानी जो हमेशा ई और एस केंद्र माइनस में काम करते हैं ना, तो ऐसे इंसान क्या हो जाते हैं, बहुत ही क्रोधित रहते हैं और वो क्रूर होते हैं, यानी दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, और जानवरीय प्रवृत्तियां रहती है उनको। जैसे जानवर लोग कैसे दूसरों को खा जाते हैं, ऐसे ही वो सारा दिन क्या करते हैं, किसी को खाने टूट पड़ने के लिए रहते हैं। कोई आए तो सही उनके सामने, इमीडिएटली क्या करेंगे, वो क्रोध में उनका पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी तो किसी का खून भी कर देंगे। ऐसे लोग जो इसे, जिनका ई और एस लंबे समय तक क्या है, नेगेटिव रहा है। इसलिए देखिए ना, हम लोग जो भी डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, उनका ऐसे ही रहता है। या जो लोग बिंदास आजकल आतंकवादियों का एग्जाम्पल लें, तो आतंकवादी जो कर रहे हैं काम, ये जो बॉर्डर लेवल पे इतना वो बेचारे मारपीट कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं और इतने लोगों को मारते हैं, उनका क्या है, ई और एस हमेशा क्या रहता है, लंबे समय तक क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसलिए वो सारी क्रूर हत्याएं लोगों की कर पाते हैं। उसके लिए आपका ई और एस बहुत ही नेगेटिव होना चाहिए, वो भी बहुत समय तक, तभी आप ऐसा कर पाओगे। अगर एस केंद्र हावी होता है और उसकी तीव्रता माइनस होती है,
रोगी और विकृत व्यक्ति जो सेक्स अपराधों की तरफ प्रवृत्त होते हैं वो मिलते हैं। खाली एस की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या था, ई और एस था तो क्रूर और लोगों को एकदम मार्क देने वाले लोग थे, है ना। यहाँ पे खाली एस नेगेटिव है बहुत दिनों तक, तो क्या होता है उससे रोगी यानी वो आदमी मेंटली रोगी हो जाता है, यानी सारा दिन उसको क्या करते हैं, सेक्स के ही विचार आते रहते हैं और क्या करता है, सेक्स अपराधों में। यानी देखे होंगे ना आप लोग कि कितने भी समझाओ लोगों को, लेकिन फिर भी उनको क्या चाहिए, रोज रोज सेक्स चाहिए, रोज रोज उसी चीजों में घुसते हैं वो लोग। उसका मतलब क्या है कि लंबे समय तक उनका क्या है, एस माइनस रहा है, माइनस भी लगभग -8000 तक रहा होगा, तभी वो सारा दिन उसी के ख्यालों में उलझे रहते हैं और फिर सेक्स अपराधों में वो उलझ जाते हैं। ये है एस माइनस। फिर अगर ई केंद्र हावी होता है और उसकी तीव्रता थोड़ी माइनस होती है तो हमारे पास होते हैं शिकायती आदर्शवादी लोग सनक के साथ, यानी आई ठीक है, एस भी नेगेटिव नहीं है इतना, लेकिन ई नेगेटिव है और वो कॉन्स्टेंटली रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी -1000 या -2000 ऐसा रहेगा। पहले केस में ई -4000 था, एस -8000, दूसरे केस में समझो एस -8000 था, तीसरे केस में क्या है, ई नेगेटिव ही है, पॉजिटिव कभी नहीं है, लेकिन -1000, -500, -200, 2000। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इमोशनली उनको ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और हमेशा क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। कोई भी काम करो, नहीं ये बराबर नहीं किया, अरे अच्छी तरह से किया है, फिर भी वो लोग क्या, नुक्तचीनी बोलते हैं उसको, यानी दूसरों की क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये नहीं तूने बराबर नहीं किया, ये नहीं किया, तो हमेशा क्या करेंगे, वो शिकायत करते रहेंगे। और आदर्शवादी और वो भी सन की लोग होते हैं वैसे लोग, यानी सन की लोग ये से बार बार क्या करते हैं, दूसरों की हमेशा शिकायत करते हैं। जबकि सामने वाला इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी उसको वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखेगा, क्योंकि क्या है, उसका ई नेगेटिव है। इस प्रकार से अगर न तो ई केंद्र और न एस केंद्र हावी होते हैं, यानी ई और एस केंद्र लकीली हावी नहीं है, चलो फिर भी आई केंद्र औसत से नीचे होता है, आई तो होना चाहिए ना पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा नीचे है औसत, यानी थोड़ा पॉजिटिव है या थोड़ा नेगेटिव है। हमें होते हैं मंद बुद्धि के लोग, यानी ई भी नहीं है, उसका नेगेटिव नहीं है, एस भी नेगेटिव नहीं है, यानी इतना कोई कंप्लेंट करने वाला भी नहीं है, इतना कोई सेक्स अपराध भी नहीं करेगा, लेकिन आई भी कम है ना, आई भी क्या है, थोड़ा कम है, तो इंटेलिजेंस कम है। उसका मतलब है जो लोग मंद बुद्धि के लोग पैदा होते हैं, जैसे कुछ लोग को जन्म से ही मंद बुद्धि होती है, या कुछ लोग कुछ दवाइयों के कारण या कुछ मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, मंद, उनकी बुद्धि कम हो जाती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ई और एस तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन आई भी क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव है, या तो उसकी कम तीव्रता है। आई केंद्र को वो अगर शासित नहीं किया जाता है दूसरे केंद्रों से तो वो सामान्य होता है। आई केंद्र अगर दूसरे केंद्रों से क्या डोमिनेट नहीं किया गया तो वो सामान्य होता है, यानी प्लस तीव्रता। लेकिन अगर ई केंद्र उसे परेशान करता है बहुत ज़्यादा माइनस के साथ, तो हमें मिलते हैं तंत्रिका विकार। तंत्रिका यानी नर्व्स यानी नसें, जो यहाँ से पता है ना आपको, हाँ सारे हाथों में पैरों में नसें हैं जो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में और जाती हैं ब्रेन की तरफ। जो नर्व्स होती हैं इसको बोलते हैं साइटिक नर्व, बोलते हैं साइटिका पेन हो गया, तो ये साइटिक नर्व या बड़ी बड़ी नसें जो होती है, तो तंत्रिकाओं में विकार हो जाते हैं अगर क्या है, आय सामान्य है लेकिन उसको तंग कर रहा है ई नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसलिए वो होते हैं, क्या होता है, वो हो जाते हैं तंत्रिका विकार हो जाते हैं। अगर आय केंद्र सामान्य हो, शासित नहीं किया गया हो, फिर भी एस केंद्र को प्लस तीव्रता हो, तो हमें मिलते हैं बहरे और मूक बच्चे, जो जन्म से ही बहरे और मूक बच्चे पैदा होते हैं। तो उनमें आय केंद्र तो सामान्य था लेकिन एस केंद्र क्या था, प्लस था, लेकिन फिर भी क्या था, वो बहरे और मूक बच्चे पैदा होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होते हैं वो पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर ई आय थोड़ा सा पॉजिटिव है और एस पॉजिटिव है तो भी हमको क्या मिल सकते हैं, ऐसे बहरे और मूक बच्चे मिल सकते हैं। यानी उनका रेशियो बिगड़ा है, जो नॉर्मल चाहिए वो नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन बाकी रेशियो नहीं है जो ऐसा नॉर्मल चाहिए, तो इसमें वो सब मिलता है। जब आय केंद्र की तीव्रता सामान्य होती है और फिर भी ई केंद्र को थोड़ी माइनस होती है, तो हमें भुगतते हैं मामूली शारीरिक विकारों से। मामूली शारीरिक विकार जो होते हैं ना, वो आय नॉर्मल है लेकिन ई थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव है, तो क्या उसमें भी जैसे वो शिकायती लोग पैदा होते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़े शरीर के विकार आपको हो सकते हैं। अगर आय केंद्र की तीव्रता सामान्य है फिर भी एस केंद्र को ज़्यादा माइनस है, आय की नॉर्मल है लेकिन एस को माइनस है, तो हमें मिलते हैं अलग अलग प्रकार के चमड़ी के रोग। अब ये तो नया कॉन्सेप्ट हुआ मेरे लिए कि अगर चमड़ी के रोग मिलते हैं ज़्यादा, यानी उनमें क्या होती है, आय नॉर्मल हो सकती है लेकिन एस ज़्यादा होने की वजह से, एस माइनस होने की वजह से क्या होता है, हमें चमड़ी के रोग मिलते हैं। अगर एस केंद्र को हो ज़्यादा माइनस तीव्रता अपने ही केंद्र में और दूसरे केंद्र सामान्य हो,
और अहस्तक्षेप हो, यानी कोई इंटरफियर न करते हो, हमें होती हैं बीमारियां जैसी टीबी, कैंसर और कुष्ठ रोग। ये नया नया कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर सैर जी बता रहे हैं कि भाई टीबी, कुष्ठ रोग और अगर आपको कैंसर की बीमारियां हो रही है, उसका मतलब क्या है, आपका IS केंद्र क्या है, ज़्यादा माइनस है, और दूसरे केंद्रों के सामान्य, भले ही दूसरे केंद्र सामान्य है तो भी S माइनस होने की वजह से आपको ये बीमारियां हो सकती है। ये ज़्यादा माइनस S तीव्रता होती है, तीव्रता दबे हुए सेक्स के आग्रह की। जैसे पता है S केंद्र तो है ही सेक्स केंद्र, उसको बोलते हैं, तो आपका क्या है, बहुत दिनों से सेक्स को क्या किया, किसी ने दबा के रखा है ना, तो उसमें क्या हो जाती है, वो IS नेगेटिव हो जाता है। अगर I केंद्र को हो ज़्यादा प्लस तीव्रता जो संतुलित बैलेंस करती हो S और E केंद्रों को, परिणामी तीव्रता होगी महान प्लस। ये जो बता रहे हैं आदर्श है, ये I केंद्र को क्या है, बहुत प्लस है, और वो क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है किसको, E और S को, तो इसको कहते हैं महान प्लस। और ये होता है जब आपका I 5 हो और E और S क्या हो, 2 2 हो, तो उसको क्या करेगी, उसको बैलेंस करेगी। ये दर्शाता है संतुलित मन, यानी इसमें संतुलित मन का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है कि आपका I केंद्र बहुत ही पॉजिटिव है और वो बैलेंस कर रहा है किसको, E और S को, यानी हमेशा उनको कंट्रोल में रखता है। जैसे वो अपना फंड न फैलाएं और उनको डंक न मारें, है ना, तो फिर क्या होता है, वो केस होता है आदर्श मन यानी संतुलित मन। और एक संतुलित जीवन और ऐसा इंसान अनायासी रूप से क्या रहता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यानी आपको स्वास्थ्य को हमें अगर बना के रखना है, ये जो विशेष रोग बताया आपको, टीबी बताया, कैंसर बताया, कुष्ठ रोग बताया, चमड़ी के रोग बताया, सेक्स के अपराध करने वाले लोग बताया, चमड़ी की बीमारियां बताई, या फिर आपको शिकायती लोग बताए, या अलग अलग प्रकार की दूसरी छोटी मोटी शिकायतें नहीं चाहिए, आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो आपका एक ही काम है क्या, कि I केंद्र सबसे डोमिनेटिंग होना चाहिए और वो बैलेंस करे आपके E और S, जो भी थोड़ा भी अगर माइनस हो भी जाते हैं तो उनका इतना तीव्रता इतनी कम होनी चाहिए कि वो I उनको बैलेंस कर पाए और हमेशा उनको कंट्रोल में रख पाए, तो फिर आपका आदर्श होगा कि आप स्वस्थ हमेशा बनाए रखेंगे। हरिओम।